हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 13 पढ़ेंगे, ध्वनि। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ ध्वनि कहलाती है। आपने अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश समाप्त हो गया है? बेल लग जाती है तो पता लग जाता है कि हमारा कालांश या पीरियड खत्म हो गया है। दरवाजे की घंटी की आवाज़ या खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता लग जाता है कि दरवाजे पर कोई आया है। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। पदचाप क्या होता है? जब चलते हैं तो पैरों की जो आवाज़ आती है उसे पदचाप कहते हैं। तो ये सुनकर ही हमें पता लग जाता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है। तो ये सब किसके कारण होता है? ध्वनि के कारण होता है, आवाज़ के कारण होता है। हमें सब पता लग जाता है। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी पकड़ते हैं। तो आंखों पर पट्टी बंधी होने के कारण के बाद भी उस खिलाड़ी को कैसे पता लग जाता है कि उसके समीप कोई है, कोई खिलाड़ी है? तो ये आवाज़ के कारण ही पता लग जाता है। ये देखिए, ये है वाद्य यंत्र। ये भी म्यूजिक बजाने के काम में आते हैं। तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद आते हैं, ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान है हमारे जीवन में। एक दूसरे के संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। किसी को से कुछ काम हो, कुछ बोलना हो, किसी से बात करनी हो, तो ध्वनि के कारण ही हम बात कर सकते हैं, कुछ अपनी बात कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के संपर्क करने के लिए ये हमारी सहायता करती है। हमारे चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। बहुत तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं हम। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। हमें एक सूची बनानी है, हमारे आसपास कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जैसे चिड़िया की है, म्यूजिक की है, वाहनों की है, या टीवी की है, रेडियो की है, या किसी तरह की और ध्वनि है, उनकी सूची बनानी है। आपको एक टेबल बनानी है, उसमें लिखना है कौन कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देती हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में, संगीत कक्ष होता है जो जहाँ पे ये है गाना बजाना जो होता है, वो वाला रूम होता है। इसमें आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। तो ये वाद्य यंत्र हैं, बांसुरी, तबला, हारमोनियम। जो ये देखिए, तबला है, ये सितारा है, बांसुरी है, ये हारमोनियम। इसी से म्यूजिक बजाया जाता है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? अब ये पढ़ते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? जब हम किसी को बोलते हैं तो वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक आवाज़ कैसे पहुंचती है और ये कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं? जैसे दूसरों की अपेक्षा प्रबल मतलब किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की आवाज़ पतली होती है। कुछ वस्तुओं की आवाज़ भी मोटी होती है, जैसे ड्रम वगैरह मोटी होती है, और बांसुरी की आवाज़ पतली होती है। तो ये प्रबल का मतलब मोटी आवाज़। तो कुछ की मोटी आवाज़ क्यों होती है, कुछ की पतली क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे इसमें, इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब आते हैं 13.1 पर। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो वस्तुएं कंपित होती हैं, कंपन पैदा होता है, जिनमें कांपती हैं, उन वस्तुओं द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे विद्यालय की घंटी है, उसको जब बजाते हैं तो उसमें कुछ कंपन पैदा होता है, और अगर उसको हम छू कर देखते हैं तो वो कंपन हमें आसानी से महसूस होता है। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे छू कर देखें, और जब उसको नहीं बजाते तब उसको छूकर देखेंगे तो आपको आराम से जो कंपन है महसूस आप कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 13.1 में आते हैं। धातु की एक प्लेट लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर लटका दीजिए। यह किसी दीवार को न छुए, इस प्रकार से इसको लटका देना है। ये प्लेट भी ले सकते हैं या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं हम, इस प्रकार का कोई बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसको हम बजा कर देखेंगे। पहले तो हम इसको बिना बजाए छू कर देखेंगे इसमें क्या हमें महसूस होता है, फिर हम इसको बजा कर देखते हैं तो आप कंपनों को अनुभव करेंगे। बजाने पर हम कुछ कंपन अनुभव करते हैं। तो ये देखिए, एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते, उथली मतलब उल्टी जो होती है, उसमें उल्टी कढ़ाई है ये।
प्लेट पर फिर से छड़ी को चोट मारिए। चोट मारने के तुरंत बाद आप इसे फिर दोबारा से पकड़ कर देखिए, तो क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब इसको हम छू लेते हैं, देखिए जब हम इसको बजाते हैं और टच नहीं करते तब तो इसमें आवाज़ आती है, लेकिन जब हम इसको बजा के फिर इसको एकदम छू लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो आवाज़ धीरे धीरे से एकदम मतलब कम हो जाती है, धीरे धीरे से कम हो जाती है। जब उसको छूते हैं तो और अच्छे से पकड़ लेते हैं उसको, तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब फिर से इसे छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव करते हैं? नहीं। जब ये ध्वनि उत्पन्न करना बंद हो जाती है तो उसमें कोई कंपन भी हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से क्रियाकलाप 13.2 फिर करते हैं। रबड़ का एक छल्ला लेंगे, उसे देखिए ये इस प्रकार से सेट कर देंगे। 2 पेंसिल लेंगे और ये इधर एक गत्ता लेंगे, या पेंसिल बॉक्स है उसके ऊपर 2 पेंसिल लेके इस पे ये रबड़ लगा देंगे। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए। यहाँ से ये खींचा है और फिर इसको छोड़ देना है। अब रबड़ के छल्ले को लगभग खींच कर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? जब हम इसको खींच कर छोड़ते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है और रबड़ भी कंपन करता है। कक्षा ये रबड़ के छल्ले को कर्षित करना इस प्रकार से बनाना है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर आना। देखिए ये है अपनी बीच की स्थिति से इधर उधर आना या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ये है देखिए जैसे पेंडुलम होता है घड़ी का, जैसे ये है, ये बीच की स्थिति में है यहाँ पर। अब एक बार ये इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, या फिर झूला लगा लो आप, इधर जाता है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होती है ऐसे। तो ये इसी प्रकार से यहाँ तक गया है। तो ये है कंपन, कंपन उत्पन्न होता है, कंपन पैदा होता है और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो किसी वस्तु की अपने मध्य स्थिति ये बीच की स्थिति से इधर उधर जाना, एक बार इधर गया, एक बार फिर इधर, ये है, यही कंपन होता है। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं, कर्षित करना मतलब ये देखिए, ये कर्षित करना हो गया है, कसकर इसको खींचकर किसी चीज में बांध देना, या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनों से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन बंद हो जाएगा तो ध्वनि भी बंद हो जाएगी। अब यह है क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए और इसमें कुछ जल भरिए। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। आप क्या ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली का कंपित होना अनुभव करते हैं? हाँ, हमें उसमें कंपन उत्पन्न होते हुए आराम से महसूस होंगे, अनुभव होंगे। थाली पर पुनः आघात कीजिए, दोबारा से फिर हम थाली पर चम्मच से आघात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जल की सतह पर क्या देखेंगे? हम वहाँ पर गोल गोल सी तरंगे देखेंगे। जैसे हमने तालाब या जोड़ में कोई पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे सी बन जाती हैं, इस प्रकार से गोल गोल तरंगे सी ऐसे बन जाती हैं और वो पानी की तरंगे होती हैं। तो इसी प्रकार से हमें थाली में भी तरंगे बनती हुई दिखाई देंगी। थाली की जो सतह है उस पर तरंगे बनती हुई दिखाई देंगी। अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? अब अगर हम थाली को पकड़ लेते हैं तो जो तरंगे हैं वो बंद हो जाएंगी, मतलब एकदम शांत हो जाएंगी तरंगे। क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हो? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? इस परिवर्तन की कैसे व्याख्या कर सकते हैं? देखिए कि जितने ज़्यादा ये लिखा है, इस वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है। जितने ज़्यादा कंपन होंगे उतनी ही ध्वनि उत्पन्न होगी। ये इसका हम इस प्रकार से इसको जोड़ सकते हैं। अब ये है कंपित थाली। देखिए ये है थाली और जल में जो तरंगे हैं, तरंगे उत्पन्न हो रही है, ये दिखाई दे रही है हमें। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं जो जिसमें कंपन उत्पन्न होता है वो वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। देखिए अब ये आयाम क्या होता है, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। देखिए जैसे कुछ तो कंपन ज़्यादा होते हैं तो हमें वो आराम से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ में जो कंपन है ना बहुत कम होते हैं। तो यहाँ से
एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ से ये एक पेंडुलम है, तो ये बीच की स्थिति में, अभी मध्य स्थिति में, अभी इसको पहले हम सीधा बनाते हैं। ये जैसे हमने बनाया पेंडुलम, ये बीच में है। अब ये अपनी बीच की स्थिति से यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये इस तरफ जाता है एक बार और फिर वापस इधर आता है और फिर ये बीच में आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो कि अपनी सेंट्रल जो पोजीशन होती है वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। अब ये इस तरह की मध्य स्थिति कौन सी है, जैसे यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से कितनी दूरी पे जाता है या फिर यहाँ से ये कितनी दूरी पे जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया तरंग के रूप में। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम 13.4 पर। क्रियाकलाप 13.4 में है, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, उससे एक वाद्य यंत्र या एक तारा बनाना है। एक तारा आपने देखा होगा, नहीं तो ये इस प्रकार से बनता है। ये है, देखिए इस प्रकार से एक तारा बनता है। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए, इसे कंपायनमान भाग को पहचानिए। कंपायनमान भाग क्या है, ये जो तार है यहाँ पे लगी होती है, ये है, यहाँ से ये एक तार लगी होती है, एक तार ये होती है, तो ये कंपन होगी। ये जो तार है ये कंपन होगी और इससे ये भी कंपन हो सकता है, जो ये तय होती है एक पतली सी रबड़ जैसी, और ये है कंपायनमान भाग हो गया। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए। आप इन एक वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाएंगे, जो वाद्य यंत्र आप जिनके बारे में जानते हो उन सब की एक सूची बनाएंगे, उनके नाम लिखने हैं। उनके कंपायमान भागों को पहचानिए, उनके कंपायमान जो भाग हैं उनके भी आपको नाम लिखने हैं। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं, शेष सारणी को पूरा कीजिए। 13.1 देखिए, ये है वाद्य यंत्र, ये क्रम संख्या है, ये वाद्य यंत्र है और उनके कंपायनमान क्रम संख्या जैसे 1 है। वीणा में कौन सा कंपायनमान भाग होता है, तानित डोरी या तार। तबले में तानित झिल्ली, तबले में जो ऊपर जो रबड़ लगी होती है वो होती है। जैसे देखिए हम देखते हैं तबले में, ये तबला है, इसका ये वाला भाग कंपायनमान होता है, और ये जो है सितार है, इसमें ये रबड़, ये जो है तारें, ये कंपायनमान होती हैं। इसी प्रकार से हमें ये लिस्ट बनानी है। यहाँ पे बांसुरी लिखेंगे, हारमोनियम लिख देंगे, तो इस प्रकार से सीटी वगैरह बहुत सारी ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो हम लिख सकते हैं। उनका हमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायनमान भाग के बारे में भी लिखना है। संभवतः आपने मजीरा या घटम या नोटो, मिट्टी के बर्तन या करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। अब ये देखिए, ये मजीरा है, मजीरा जो है, और कुछ अन्य, ये घटम है, देखिए ये घटम है और ये है मंजीरा। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है, इनको सिर्फ पीटा या उसके ऊपर चोट की जाती है, आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? देखिए ये काफ़ी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनमें से कुछ के नाम हमें पता है, कुछ के नाम हमें पता भी नहीं होगा। ये फ्लूट है, वायलिन है, ये पियानो है, ड्रम है, ये कोर्नेट है, इलेक्ट्रिक गिटार है। तो ये इस प्रकार ये गिटार है, ये हमने खूब देख रखे हैं और इनके कुछ के नाम तो हमें पता है, कुछ के नहीं पता होंगे। तो आप इसकी सारिणी बनाएंगे और इसको इनके नाम लिखेंगे, जिन जिन वाद्य यंत्रों के आपको नाम पता है। ये देखिए, ये भी है इधर। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ये देखिए, ये घड़े से बनाते हैं, ये एक घड़ा लेते हैं और इसकी घड़े के मुंह पे एक रबड़ लगा लेते हैं, वो भी एक वाद्य यंत्र बन जाता है। ये तो सिर्फ घड़े से ही बना है, घड़े को ही बजा रहे हैं, लेकिन वो भी बनता है, उसके ऊपर ये एक रबड़ लगी होती है, तानित रबड़, उसको तान देते हैं और फिर उसको बजाते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 13.5 पर। धातु के 6 से 8 कटोरे लेने हैं और उनमें जल भर देना है। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात करना है। आप एक सुखद ध्वनि
सुनेंगे। सुखद ध्वनि का मतलब होता है एक अच्छी, जो हमें अच्छी लगे, कानों को अच्छी लगे। जैसे शोर होता है, खूब तेज ध्वनि होती है, वो हमें कई बार वो बहुत तेज होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो सुखद नहीं होती है। म्यूजिक होता है जो संगीत वाली ध्वनि होती है, वो हमें सुखद लगती है, उसे सुखद ध्वनि बोलते हैं। यह आपका जल तरंग है। तो इस प्रकार जल तरंग बन जाएगा। कैसे? हमें गिलास लेने हैं और गिलासों में पहले में देखिए, पहले में थोड़ा सा कम पानी है, उससे थोड़ा ज़्यादा दूसरे में है, फिर और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा है, और ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर ये 7-8 गिलास भर लेंगे हम, तो ये जैसे सारेगामापा होते हैं उस प्रकार से ये सुर बन जाएंगे। जैसे जो स्वर हैं वो बन जाएंगे और उसको बजाएंगे तो सुर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जल तरंग बन गया। जल तरंग भी एक वाद्य यंत्र होता है, ये कुछ इसी प्रकार से बनता ही। तो ये जल तरंग हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया। अगर हम इस पे किसी चम्मच से या पेंसिल से आघात करेंगे तो अलग ध्वनि आएगी, इससे करेंगे तो थोड़ी और अलग आएगी, उससे इससे करेंगे तो और। अब हम इन पे अलग अलग से, इन पे पेंसिल से चोट करेंगे या आघात करेंगे तो डिफरेंट हमें आवाज़ आएंगी, डिफरेंट ध्वनि उत्पन्न होंगी, क्योंकि इनमें जो पानी है उनका लेवल अलग अलग है सब में। सबसे ज़्यादा इसमें है जिसमें मोटी ध्वनि आएगी, और इसमें थोड़ी पतली, उससे पतली, उससे पतली, और सबसे पतली सबसे कम वाले, जिसमें सबसे कम जल है उस गिलास में सबसे पतली आवाज़ आएगी। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। कर्षित करने का मतलब ये होता है, जैसे ये है, ये तार है, इसको खींचने या फिर उसको रगड़ते हैं, यूं ऐसे खरोंच से करते हैं, ये हो गया। तो हमें सिर्फ तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपित होता है। जो पूरा यंत्र है, कोई भी हम वाद्य यंत्र लेते हैं तो वो पूरा यंत्र ही कंपित होता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। अभी मृदंगम क्या होता है, ये आप बताइए। ये आपने देख रखा है, अच्छे से देखा है और बजाए भी होगा कभी, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे कि इसका नाम मृदंगम है। चलिए हम देखते हैं मृदंगम क्या होता है। देखिए ये मृदंगम है, ऑल्सो स्पेल्ड मृदंगम, और ये है 2 हेडी ड्रम होता है। ये कर्नाटका में यूज़ किया जाता है। ये ढोलक जिसे बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, बहुत ही ज़्यादा हम देख चुके हैं, ये मृदंगम होता है। हमारे यहाँ पर कीर्तनों में, भजनों में ये बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है। अब पहेली कहती है, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? हाँ, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो स्वर यंत्र है, हमारे गले में एक स्वर यंत्र होता है, वह कंपित होता है। तो इसके बारे में हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जब के लिए धन्यवाद।